नमस्कार, ग्रीन टीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं लाइव चर्चा और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। आज की हमारी इस लाइव चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं क्योंकि प्राकृतिक खेती के नायक के तौर पे हम उन्हें जान रहे हैं और उत्तराखंड में उन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से एक तरीके से क्रांति लेकर आए हैं वो और प्राकृतिक खेती करके अपने साथ-साथ बाकी बहुत सारे किसानों को वो ट्रेनिंग भी देते हैं प्राकृतिक खेती कैसे की जाए और बहुत सारी अच्छी-अच्छी गतिविधियाँ जो हैं वो प्राकृतिक खेती के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से रमेश मीनान जी। रमेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्रीन टीवी इंडिया की इस खास चर्चा में। जी, धन्यवाद मैम जी। रमेश जी सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती ही क्यों आपने चुनी? जबकि आज के समय पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए, प्राकृतिक खेती को ही क्यों चुना? देखिए मैम जी, आज का जो समय है वो बहुत ही खराब समय चल रहा है क्योंकि हमारा जो खान-पान है, उसके कारण हमें जो है कहीं बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। कई लोगों को जो है अनेक प्रकार की जो बीमारियाँ हो रही है, उसका जो मेन मेन कारण है वो खान-पान। क्योंकि जब हमारा खान-पान सही होगा, तो फिर हम उसमें जो है ठीक कैसे रह सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है प्राकृतिक खेती को चुना। मैं 2020 में जब कोरोना आया था तो मैं घर आया और घर आने पे बैठे-बैठे जब मैं टीवी देखा था, तो उस दिन जो है डॉक्टर सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती के जनक हैं, उनका एक लाइव प्रसारण था। तो मैंने वो प्रसारण देखा तो मुझे लगा कि ये जो खेती है, ये आज की ज़रूरत है और हमारे भारत में जितनी भी प्रकार की खेती की जाती है, चाहे रासायनिक हो, चाहे जैविक हो, या फिर कोई अन्य तरीके से जो खेती की जाती है, तो उन सब में से सबसे सरल और सबसे सरल चीज़ जो है और इस पे जो हूँ लगातार जो है 2020 से जो है इस पे काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जी मैम। जी, जी। तो रमेश जी आप किस-किस चीज़ की खेती करते हैं और किस तरीके से ये खेती होती है? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को भी बताइए और मैं अपने दर्शकों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज हमारे साथ रमेश मीनान जी मौजूद हैं। प्राकृतिक रूप से वो खेती कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं प्राकृतिक खेती को लेकर तो आप हमारे साथ जुड़कर और रमेश मीनान जी से उन सवालों का जवाब पा सकते हैं। और जो भी आपका अनुभव है रमेश जी का वो अपने अनुभव के आधार पर पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। तो रमेश जी बताइए आप किस-किस चीज़ की खेती मैम जी, हम जो है खेती में चाहे बागवानी हो, चाहे कृषि में हो, मसाले वाली जो खेती है, उसकी हम लोग जो है प्राकृतिक ढंग से खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती में जो है देसी गाय जो हमारी क्षेत्र की जो देसी गाय है, उसके गोबर, गौमूत्र से जो है तरल और खाद तैयार की जाती है। जैसे हमारा जो है जब हम बीज का जो शोधन करके जो हम जब खेतों में जो हम बोते हैं, तो पहले उसका उपचार होता है। तो उपचार के लिए हम जो है बीजामृत बनाते हैं और बीजामृत में जो है गोबर, गौमूत्र, चूना और मेड़ की जो मिट्टी है, उसका जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको जो है 24 घंटे के लिए जो है एक छायादार जगह पे रखते हैं और इसमें जो है किसी भी प्रकार का हम जो है धातु का प्रयोग नहीं करते हैं। जो प्लास्टिक का जो बर्तन है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसको जो है बीज का जो है बिजाई करनी है तो एक दिन पहले हम जो है इसका जो शोधन करके जो है कुछ छायादार जगह पे बीज को सुखा के अगले दिन जो है खेतों के लिए जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा जो पहलू है वह है जीवामृत। तो जीवामृत भी जो है गोबर, गौमूत्र, ये जो है सिर्फ गाय का होना चाहिए। इसमें जो है जो देसी गाय का जो गोबर है जो, उसमें जो है 1 ग्राम गोबर में जो है 300 से 500 करोड़ तक जो है जीवाणु पाए जाते हैं।
जबकि अन्य गाय जो है वो जर्सी हो या सिंधी हो, होलिस्टन हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, तो देसी गाय है कि उसमें जो अन्य पशुओं के जो गोबर है उसमें जीवाणु की संख्या कम पाई जाती है। इसलिए खेती के लिए सबसे बेहतर जो गोबर और गोमूत्र है वो देसी गाय का ही माना जाता है। तो इसमें जो देसी गाय का गोबर, गुड़ और बेसन जो है, मिट्टी, इसका जो हम जो है एक ड्रम लेके उसमें जो सारा मिश्रण जब इसमें घोल देते हैं, उसके बाद जो इसको जो है छायादार जगह पे रखते हैं और इसको एक टाइम पे सुबह, एक टाइम पे जो शाम को जो है सुई की दिशा में जो इसको हम घुमाते हैं। हमारा जो ये जीवामृत है ना, ये लगभग जो है 48 घंटे तक जो है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद जो हम इसको जो है खेतों में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरा जो हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो है घनजीवामृत। घनजीवामृत जो है क्या है, सूखी खाद है। इसको हम जो है खेतों में जो है जुताई करते हैं। तो जुताई से पहले हम तो बिजाई से पहले हम इसको जो है काट के खेतों में हम जो है खाद के रूप में इसको डाल सकते हैं। उसके बाद बीच बीच में जब जब हमें जो है जरूरत पड़ती है तो इसको भी हम जो है डाल सकते हैं। तो जो हमारा जो घनजीवामृत जो हम तैयार करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि गाय का जो बचा हुआ गोबर है, जितना गोबर हम जो है जीवामृत और जीवामृत में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो गाय का जो गोबर बचता है उसको हम जो करीबन जो हमारे जो गोबर हमारे पास उपलब्ध हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें जो है 1 लीटर हम जो उसमें जो है गौमूत्र डालते हैं और ऐसे ही गुड़ बेसन डालते हैं। तो मिश्रण करके हम इसको जो है मिक्स करते हैं। मिक्स करने के जी। बाद इसको क्या करते हैं, सूखी जगह पर फैला कर जब तक ये सूख नहीं जाता ऐसे सुखाते हैं। जब ये सूख जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बोरी में भर देते हैं और अ, बोरी में रम जहाँ इस पे जो है फंगस ना लगे, फफूंद ना लगे, कीड़ा ना लगे इस पे, तो इसको हम जो है जो हमारे जो है 6 महीने साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी जी, जी, जितनी भी जी, जी। सामग्रियां हैं इसको हम जो है सिर्फ देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से ही तैयार करते हैं। जी मैम। जी। रमेश जी, मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप अगर अपनी लोकेशन बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो बहुत कट कट के आ रही है, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। नेटवर्क की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में मैम जी जब से आप ये बीच में सुना होगा आपने गंगोत्री घरानी में आप आई तो तब से हमारे नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम चल ही रही बड़ा। तो क्योंकि अभी आपकी बातें समझने में थोड़ी सी मतलब कठिनाई हो रही है, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है, तो आपकी बातें समझ में आ नहीं रही कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ। अ, अब आ रही मैम आवाज आ रही? अ, ठीक है, प्रयास चलिए करेंगे। तो तो हाँ रमेश हाँ जी, जी। जैसे कि हम ये बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, तो और जैसे आपने बताया गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, इन तकनीकों में तकनीकों से आप तैयार करते हैं। तो क्या अंतर आपको नजर आता है जब आप देखते हैं कि रासायनिक तरीके से खेती हो रही है, और जब आप देखते हैं कि प्राकृतिक तरीके से खेती हो रही है, तो इन दोनों में क्या अंतर आपको दिखता है? मैम जी सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि हमारी जो रासायनिक खाद्य जितनी भी है उसे हम जो है बाजार से खरीदना पड़ता है, जिसकी जो है हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। लेकिन जो हमारा घर के हमारे जैसे गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया और गुड़ बेसन, ये सारी चीजें जो हमारे घर पे जब उपलब्ध है तो इससे हमें जो फायदा हमें इससे एक तो लागत कम आ रही खेती में। जबकि रासायनिक खेती में जो है कमाई से ज्यादा लागत लगानी पड़ती है। तो इस कारण से जो है हमें जो है दिन रात जितने भी हमारे किसान है, चाहे वो कहीं का किसान हो, तो वो जो उसका जो है खेती में दिन रात घाटा होने के कारण जो है वो खेती छोड़ने को मजबूर हो गया। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक खेती है एक हिसाब से जीरो बजट
खेती भी कह सकते हैं या फिर कम लागत वाली खेती नाम देना उसका उचित है। तो ये कम लागत वाली खेती है, तो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है कि कम लागत के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी जो है लाभदायक है। इसके साथ-साथ हमारा जो पर्यावरण है, उसको इस हिसाब से जो है सही करने के लिए सबसे अच्छा साधन है, अच्छा तरीका है। जी मैडम। मुनाफा है वो बढ़ जाता है, ये बिल्कुल। ये और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि खेती में अगर लागत जब तक कम नहीं होगी, मुनाफा नहीं बढ़ा सकते हम। और हम देख रहे हैं कि रासायनिक खादों की कितनी ज्यादा किल्लत भी होती है, चारों तरफ किसान जो है वो लाइन में लग के और परेशान है, सिर्फ उनको खाद मिल नहीं पा रही है। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए, एक पशु पालिए, और उसके बाद से आप उसके गोबर से, गौमूत्र से बहुत सारी चीजें जो है वो बना सकते हैं। रमेश जी, जैसे कि हमने बात की प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों की, तो आपने जैसे कहा कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है, मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छा है। तो जब हम इन उत्पादों को बाजार में ले जाने की बात करते हैं, तो बाजार कैसे उपलब्ध होता है आप लोगों को? आप कैसे बाजार तक पहुंचाते हैं अपने उत्पादों को? बहन जी, हम जो है सोशल मीडिया के जरिए कई ग्रुपों से जुड़े हैं, तो हमारे जितने भी उत्पाद हैं वो ऑर्डर किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। तो जहाँ-जहाँ से डिमांड आती है, जैसे डाल दें हमारे जो खांड है, हमारे मसाले हैं, वो उन्हें हम जो है बाज़ार हो जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज सरकार ने भी इस पे जो है बहुत जोर दे रखा है। चला दी सरकार ने, आप समय जो है प्राकृतिक मिशन मिशन जो चल रहा है, प्राकृतिक मिशन चल रहा है, वो राज्य स्तर पे अलग चल रहा है, केंद्र पे अलग चल रहा है। इसके लिए गाँव में कुछ क्लस्टर तैयार किए गए हैं और उन क्लस्टरों में जो है सखियों को किसान सखी जो है वो चयनित की गई और उनके माध्यम से जो है किसानों तक जो है प्राकृतिक अ, वो जानकारी वो पहुंचाई जा रही है। साथ साथ में हमारे जितने भी प्राकृतिक खेती के ग्रुप है, उनके माध्यम से भी जो है लोगों तक जो है जानकारी पहुंच रही है और लोगों को जो है पता चल रहा है आजकल की, मतलब हमारे जो रासायनिक उत्पाद हैं, बाजार में जितने भी रासायनिक उत्पाद हैं, इनसे हमें कितना जो है नुकसान हो रहा है। तो जहाँ भी प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं, उनको जो मुहमांगे दाम भी मिलते हैं। जबकि जो रासायनिक खेती के जो उत्पाद हैं, उनको दाम तो दे रहे हैं, साथ में बीमारियां जो है घर घर ला रहे लोग बाग। तो जो है हमारे उत्पाद हैं, उनको तो कोई दिक्कत हुई नहीं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से किसानों को जो है अपने उत्पाद बेचने में कोई परेशानी नहीं होती। जी मैम। जी रमेश जी, जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं बाजार तक पहुंचाने की और अपने उत्पादों को बेचने की, ऑर्गेनिक उत्पादों को, तो क्या कोई किसान सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करके आत्मनिर्भर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता मैम जी? तो आज से लगभग 50-60 साल पहले जो हमारी हमारी पारंपरिक खेती होती थी, उसमें किसी प्रकार का जो रासायन का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो तब भी तो लोग जो है अपना जीवन चलाते चलाते थे। तो सर में जब से हरित क्रांति आई, तो जो रेशो एक साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिक ने जो किसानों को जो रेशो बताया था, यूरिया पड़ेगा उतना डीएपी पड़ेगा, तो किसानों ने जो है अधिक उत्पादन के लालच में जो है अंधाधुंध जो है रासायनिक जो है, और इसके जो दुष्प्रभाव परिणाम जो है दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले हम कैंसर को नहीं जानते थे, हम डायबिटीज नहीं जानते थे, हम अस्थमा नहीं जानते थे। सारे जो भी रोग हम लोगों को लग रहे हैं, तो सर हमारा जो खान पान है, अगर हमारा खान पान सही है तो फिर कहाँ से हम लोग जो है स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ये जो प्राकृतिक खेती है, एक ऐसा माध्यम है कि जिससे आने वाला जो कल हमारा जो है रोग मुक्त हो सकता है, हम लोग जो है अच्छा जीवन जी सकते हैं। दूसरी जो हमारी जो जितनी भी जो कृषि योग्य जो भूमि है हमारी, उसमें ज्यादा रासायनिक के प्रयोग से जो है जितने हमारे कीट मित्र थे, जो शत्रु कीट थे, तो मरे नहीं, जो हमारे कीट मित्र थे वो भी जो है खत्म हो, हमारी जो धरती में जो पेड़ थे वो
कम हो गया। हमारी जो खेती की जो भूमि है, वो आज जो है बंजर होने के कगार पे है। तो इसका मेन कारण ये है कि हमारा जो है अत्याधुनिक रसायनों का प्रयोग जो है, हमारे लिए जो है आज घातक साबित हो गया। साथ-साथ में जो है अनेक बीमारियों ने जो है घेर लिया है, और इसका कारण जो है हमारा जो खान-पान है। तो अगर हमारा जो हुँ। खान-पान जो है शुद्ध होगा, तभी जाके हम लोग जो है स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा जीवन स्वस्थ होगा। जी, जी, जी जी, मैम। जी, जी। रमेश जी, अगर प्रति एकड़ की अगर हम बात करें और हम अगर तुलना करें ऑर्गेनिक खेती की और रासायनिक खेती की, तो प्रति एकड़ में कितना फ़र्क होता है रासायनिक खेती में और ऑर्गेनिक खेती में? देखिए मैम, अगर हम लोग जो है तरीके से अगर खेती-बाड़ी करेंगे, मैं इस चीज़ की मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि हमारे जो उपजाऊ जो है रासायनिक खेती से ज़्यादा होगा। अगर हम लोग जो है तरीके से खेती नहीं करेंगे, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। रासायनिक खेती हो चाहे प्राकृतिक खेती हो, तो हमें एक जो है अनुशासन में जो खेती करनी होगी, और उससे जो है हमें गारंटी के साथ मुझे इस चीज़ में जो है 6 साल का अनुभव हो गया, और मुझे उसके जो बहुत असल में जो हमारे खेतों के जो केचुआ थे, उसमें हमने जो है 6 साल से लगातार जीवामृत डाला, घनजीवामृत डाला। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन की जो मिट्टी है एकदम भुर-भुरी हो गई, और जहाँ पे भी हम जो है खोदते हैं तो वहाँ पे केचुए निकलते हैं। तो सर में क्या है, जो हमारी खेती थी, रसायनों ने जो है मिट्टी को इतना बर्बाद कर दिया कि बारिश होती है तो वहाँ का जो पानी बह जाता है, तो नहीं टिकता है। लेकिन जो ढंग की जो खेती की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, एक तो खेतों में जो पानी नहीं टिकता हमारा। दूसरे में हमें जो है जब तो बारिश होती तब तो क्या बारिश पानी हुई उपलब्ध हो ही रहा है, लेकिन इस समय हमारे खेतों में जो बारिश नहीं होती, तो ये जो जीवामृत, घन जीवामृत जो हमारे जो केंचुए तैयार हुए हैं, वो हमारे ऐसे टाइम पे जो ज़मीन में जो नमी बना के रखता है, जब खेतों को जो पानी की आवश्यकता होती है। तो सर में जब हम आच्छादन करते हैं, तो आच्छादन से भी क्या होता है, हमारे खेतों में नमी बनी रहती है। तो जो हमारे जितने भी इसमें कल्चर तैयार करके हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ हुई, तो शुरुआत में हमारी खेती की कैपेसिटी वो बढ़ गई। जी। जी। रमेश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो है, उसमें हम देख रहे हैं कि अनियमित तरीके से बारिश हो रही है। हिमाचल में भी हमने इतना ज़्यादा प्रकोप देखा कुदरत का, उत्तराखंड में भी अनियमित हमने वर्षा देखी। तो इन सब चीज़ों का खेती पर कितना प्रभाव आप देखते हैं कि होता है, या फिर रासायनिक और प्राकृतिक खेती से किस तरीके से आप इस चीज़ को आप कोप अप कर सकते हैं, किस तरीके से आप इससे उभर सकते हैं? ठीक है मैम, जितनी भी आपदाएँ आ रही है, ये तब से ही आ रही है जब से हमने जो है अपने जो जंगल को जो है अंधाधुंध काटा, और खेतों में जो है इतना रसायन का प्रयोग किया है, जिससे क्या हो कि हमारा जो क्लाइमेट बदल गया। जब बारिश का टाइम होता है, उस समय जो है बारिश नहीं होती। तो कहीं न कहीं इसका जो जो प्रभाव पड़ रहा है, वो हमारा जो है पर्यावरण जो है, वो दूषित होने से हो रहा है। अगर हमारा पर्यावरण होता रहा, तो आने वाला कल जो हमारे भविष्य जो है, मुश्किलों भरा हो सकता है। अगर हम लोग जो है रसायनों को जो है बंद करें, अपने जंगलों को बचाएँ, अपने पेड़-पौधे लगाएँ, और जो हमारा क्लाइमेट है, उसको जब तक हम लोग जो है नहीं रखेंगे, तब तक ये आपदाएँ आती रहेंगी। जी। जी, बिल्कुल। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इन दिनों हम देख रहे हैं कि खेती में ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। वो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी खेती पर नज़र रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का कितना योगदान है? क्या आप किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खेती में? मैम देखिए, हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र की जो खेती है,
यहाँ पे जो खेती है वो सीजन होती है। तो यहाँ पे मैं ड्रोन की अभी आवश्यकता है नहीं, हो सकता है कहीं ट्रेन की जगह हो या फिर जहाँ पे एरिया पड़ा हो तो वहाँ पे ड्रोन से जीवामृत का छिड़काव कर सकते हैं, कीटनाशक का छिड़काव सकते हैं, तो ये हमारे लिए जो है एक सहायक है, गलत नहीं है, अच्छा है। इसके हमारे एक तो जो है लागत कम लगेगी, दूसरे में समय-समय पे हम जो है चाहे वो जीवामृत हो या कीटनाशक हो या फिर कोई और ऐसी वो चीज़ें हो जिसको खेत में डालने के लिए ज़रूरी है। इसमें जो है ड्रोन जो है अच्छा सहायक हो सकता है। जी। जी, जी, जी। और रमेश जी, हम देख रहे हैं कि सरकार भी काफ़ी मदद करती है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और सरकार लगातार अलग-अलग मंचों से जो है वो भी किसानों से भी अपील कर रही है कि आप प्राकृतिक खेती अपनाइए और उसपे हम सब्सिडी भी देंगे आपको। क्या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है अभी तक उत्तराखंड में? मैम जी देखिए, हम जो है कृषि विभाग से, उद्यान विभाग से और पशु विभाग से जितने भी कृषि संबंधित विभाग है, सभी से हमें जो है समय-समय पे जो मदद मिलती है और उसका जो हमें पूर्ण फ़ायदा मिलता है। उसका हमें जो है कृषि विभाग द्वारा जो है टैंक उपलब्ध करवाया गया। पशु विभाग द्वारा जो हमें जो है गाय की स्कीम मिली, उससे जो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। सरकार से जो है ड्रिप और पाइप जो हमें उपलब्ध किए गए उससे फ़ायदा हो रहा है। ऐसी कई संस्थाएँ हैं जिनसे हम जुड़े हैं, जैसे हमारे जो है टाटा हिमोत्थान है, तो टाटा हिमोत्थान द्वारा जो है हमारे भटवाली ब्लॉक में जो है लगभग 3000 पेड़ जो है पिछली बार जो है टाटा ट्रस्ट द्वारा दिया गया था हमें और अभी इस समय मुझे जो है पोल्ट्री फार्म जो है उपलब्ध करवाया गया। मुझे जो है कहीं संस्थाओं का प्राज्ञा हो, आईसीआईसी फाउंडेशन हो टाटा हिमोत्थान हो, तो ये चाहे संस्थाएँ हों, चाहे विभाग हो, जो कृषि से संबंधित उनसे हमें जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमें समय-समय पे जो है उनका जो मार्गदर्शन मिल रहा है। हुँ, जी हुँ, मैम। हुँ। रमेश जी, जैसे कि हम चुनौतियों की अगर हम बात करें तो खेती-किसानी वैसे भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो प्राकृतिक खेती को अगर हम देखें तो प्राकृतिक खेती में किस तरीके की चुनौतियाँ हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना प्राकृतिक खेती में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसान के लिए? जी मैम। जैसे मैम कोई भी काम हो, चाहे खेती-बाड़ी हो या फिर कोई बिज़नेस हो, कोई भी चीज़ हो, आदमी जब तक अनुशासित नहीं रहेगा, एक तरीके से अगर काम प्रयोग करेगा, तो उसमें तो परेशानियाँ तो आएगी। लेकिन प्राकृतिक खेती की जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो ये है कि हम क्या करें रासायनिक जब खेती जो हम करते थे, तो उसमें क्या करते थे कि जैसे आज कीड़ा लग गया, कल दवाई डाली, फिर परसों दवाई तो सुधार होता है। प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती में हमें किसी भी तरह से चलना पड़ता है। समय पे हमें जो है जीवामृत देना पड़ता है। हर पहले हम जो है फसलों में अपना जीवामृत देते हैं, घनजीवामृत देते हैं और फिर कीटनाशक के लिए जो भी है, चाहे वो खटी घास हो या नीमास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, अग्नास्त्र हो, कोई भी अस्त्र हो, तो उसको हम जो है समय-समय पे मतलब अ, हमारी फसल पे रोग ना आए, उससे पहले हम उसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन रासायनिक खेती में ऐसा नहीं था। रासायनिक खेती में ये था कि आज कीड़ा लग गया, डाल दिया और उसमें जो है थोड़ा सुधार तो होता था, लेकिन उसका जो है दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा। तो इस चक्कर से जो है रासायनिक खेती त्यागी, प्राकृतिक खेती अपनाएँ और प्राकृतिक खेती का जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ है वो यही है कि हम समय पे जीवामृत ना दें, कीटनाशक ना दें, कीटनाशक ना डालें। मतलब कहने का ये तात्पर्य है हमारा बीमारियाँ बीमारियाँ शुरू उससे पहले 1 महीने पहले हम उसकी दवाइयाँ तैयार कर लेते हैं और उसको जो हम अपने जब फसलों में डालते हैं, फसलों में डालने से क्या होता है कि कीट का लगना थोड़ा कम हो जाता है, लगता है कम लगता है। जी। हुँ, हुँ, हुँ। और रमेश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों युवा जो है वो अलग-अलग क्षेत्रों में अपना काम जो है वो करने के बारे में सोचते हैं। किसान जो है वो
बहुत हद तक ये नहीं चाहता कि उसके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी किसानी करे, वो उन्हें पढ़ा लिखा के नौकरी की तरफ भेज रहे हैं। तो युवाओं को क्या खेती में आने की ज़रूरत है? खेती में इतना स्कोप है कि युवा अपना एक अच्छा खासा भविष्य जो है वो खेती के ज़रिए बना सके? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि अगर आज जो है ये सोचता है कि मुझे जो सरकारी नौकरी मिले, ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है। कंपटीशन इतना हो गया, नौकरी हमारे पास इतनी है नहीं कि जो है बेरोजगार लोग हैं। तो कहीं बाहर जो है प्राइवेट नौकरी करने, चाहे होटलों में हो, चाहे कहीं कंपनी में हो, फैक्ट्रियों में हो। मैं 15 साल में खुद बाहर आया, बाहर था मेरे पहले। तो हमारा जो कहने का मतलब 8-10 हज़ार 15 हज़ार की जो नौकरी हम बाहर कर रहे हैं, वो पता नहीं हमें कब वहाँ से नौकरी छोड़नी पड़े। चलो अगर कहीं पे अस्थायी नौकरी है, तब तो ठीक है। और अगर हमारा जो है अस्थायी रोजगार है, उसकी कोई गारंटी नहीं, तो उससे बढ़िया है कि हम अपना जो है पैसा से शुरू कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं खेती बाड़ी में है, आप जो है होटल व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर कहीं गवर्नमेंट की से आप लोग काम कर सकते हैं। अगर खेती बाड़ी करनी है तो प्राकृतिक खेती करिए आप। प्राकृतिक खेती करें, प्राकृतिक खेती आप चाहे पोल्ट्री फार्म में हो, चाहे मशरूमिंग, चाहे अचौड़ लगाओ, बागवानी में करो आप, कृषि में करिए। कहने का मतलब ये है कि 4,000 रुपए की नौकरी से जो है जो है, स्वयं का अगर रोजगार होगा तो फिर दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। असल में क्या होगा कि हम खुद के स्वयं के मालिक बने। हम जो है दूसरों के दिन काम करने से बचा के दूसरों को काम करें। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो है, खास करके जो हमारा पालन क्षेत्र है, यहाँ से प्लांट ज़्यादा हो रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है। और हमारे जो किसान है, और दिन रात जो है होने के कगार पे है। आने वाला समय ये कोरोना आया था जो, उसने बता दिया कि हमारी सच्चाई क्या है। हम जो है अपनी जाति से जुड़े रहे, जमीन को ना छोड़े, गायब ना करे। अपना जो स्टेट है, अपना जो गांव है, अपना जो वहाँ पे हम लोग जो रोजगार करें, तो आने वाला कल जो है अच्छे दिन लेके आए, उस रोजगार के साधन लेके आए। तो बाहर प्लान करने से अच्छा अपनी खेती बाड़ी की जाए। और प्राकृतिक खेती सबसे सरल खेती है। हम जब जैविक खेती करते हैं, उसमें हमें जो है अ, एक अ, 1 एकड़ खेती कर 30 एकड़ खेती करने के लिए जो है लगभग हमें जो है 25 से 30 नाली करने के, 25-30 नाली के लिए हमें जो है करीबन जो है 10-15 पशुओं की जरूरत है। लेकिन 30 एकड़ के लिए हमें जो है एक बार जो गोबर और गोमूत्र से जो उसमें जो खाद बना सकते हैं, उसमें उसमें किस तरह पदार्थ तैयार कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमें जो है एक गाय से हम जो है 30 नाली, 30 एकड़ तक हम जो है खेती कर सकते हैं। दूसरे में हमें जो है लागत हमारी कम है, जबकि रासायनिक खेती में लागत ज़्यादा होने के कारण जो लोगों ने जो है खेती में छोड़ी और पलायन करने पे मजबूर हो गए। तो प्राकृतिक खेती है, सबसे सरल खेती है। दूसरे में इसमें जो है खेती बाड़ी का जो सबसे जरूरी है वो पानी है। इसमें 90% जो है पानी की बचत होती है प्राकृतिक खेती में। और कम पशु से जो हम जो है अपनी खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं। इसमें जुताई ज्यादा नहीं करनी पड़ती। हमारे यहाँ पे जो है ज्यादा करके खेती जो बैलों से की जाती है। लेकिन आज जो है सरकार ने हम लोगों ने कई उपकरण तैयार कर दिए। उसके लिए हम जो है पावर टिलर दे सकते हैं, उससे हम जो है खेती कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ज्यादा पशु रखने की जरूरत नहीं। जी मैम। जी, 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 जी। रमेश जी, आपसे आखिरी सवाल में ये जानना चाहूँगी कि आपका रिएक्शन लेना चाहूँगी कि अगर सरकार को कोई आप सुझाव देना चाहें प्राकृतिक खेती को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे सरकारों ने खरीद की नजर रखी है। किसानों को जो देसी गाय उपलब्ध करवाई जा रही है, उनके यहाँ पे रिसोर्स सेंटर खोले जा रहे हैं, सेंटर खोले जा रहे हैं। तो अगर पहाड़ में या फिर प्लेन में अगर सपोर्ट फुल मिले किसान को, सबसे बेहतर तो खेती और प्राकृतिक खेती। आने वाला कल अगर हमें रोग मुक्त करना है,
पर्यावरण को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो हमें जो है प्राकृतिक खेती को जोड़ना होगा। जी मैम। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रमेश मीनान जी, आज हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसी तरीके से आगे भी प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अच्छा काम करते रहेंगे ताकि मिट्टी की सेहत सेहत में भी सुधार हो और जो आप ऑर्गेनिक उत्पाद जो बेच रहे हैं, उसे खाकर लोगों की सेहत में भी सुधार हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ जुड़े थे रमेश मीनान जी उत्तराखंड से और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं और सबसे अहम बात ये है कि ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से इनका उद्देश्य जो है वो काफी साफ है कि ये लोगों तक अच्छा स्वच्छ भोजन जो है वो पहुंचाना चाहते हैं और इसी दिशा में इनका ये प्रयास जो है वो काबिले तारीफ है क्योंकि प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें गौमूत्र से गोबर से गाय के और अलग-अलग ऑर्गेनिक तरीके का जो खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद के माध्यम से हम खेती करते हैं। किसी भी तरीके के रसायन का उपयोग खेती में नहीं किया जाता है, चाहे वो पेस्टिसाइड के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से नहीं होता है इस्तेमाल रसायनों का। तो उससे कहीं न कहीं जो मिट्टी की सेहत होती है, वो भी सुधरती है और उसके बाद से जो उससे तैयार जो हमें अनाज मिलेगा या कोई भी उत्पाद जो मिलेगा, वो बहुत ही स्वच्छ होगा, रसायन मुक्त होगा कम से कम। तो वो खाने से शरीर में भी आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप चाहें तो घर पर भी आप रासायनिक खेती जो है अपने किचन गार्डन में आजकल लोग बहुत ज्यादा किचन गार्डन में भी चीजें उगा रहे हैं। तो आप किचन गार्डन में भी रासायनिक खेती कर सकते हैं। आपके किचन से निकला हुआ जो कूड़ा है उसी को आप इकट्ठा करके चाहे तो एक जगह आप उससे खाद बना सकते हैं और प्राकृतिक खेती आप घर में भी कुछ चीजें जो है वो उगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में ही। तो आज रमेश मीनान जी से बातचीत करके हमको काफी अच्छा लगा। आप भी हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और किस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं वो भी आप हमें जरूर बताइएगा ताकि हम उस हिसाब से आगे भी आने वाले समय में आपके लिए कुछ बेहतर और कुछ अच्छे जो अनुभव हैं किसानों के वो हम आपके सामने रख पाए ताकि आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिले। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग जो है वो प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हों और प्राकृतिक खेती से जमीन की सेहत भी सुधरे और आपकी सेहत भी। नमस्कार।